हेलो। गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं चाहूंगी कि आपने जैसे एआईबी का क्वेश्चन पेपर मेरे साथ में सॉल्व किए थे, तो क्यों ना मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में एवरीडे मैंने पूरे अभी तो मैं आज 100 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाली हूँ आपके साथ में। एवरीडे 200 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि आज है वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 डेज हम लोगों के पास है। मैं सीआरपीसी तो मेजर आप लोगों को सॉल्व करके दे रही हूँ, और एविडेंस भी मैं करने वाली हूँ, और सीपीसी भी करूंगी। तो तैयार रहिएगा। रोज के 100 क्वेश्चन आप लोगों के सामने होंगे, और इसके साथ में आपकी तैयारी भी हो जाएगी। नो नीड टू परचेज यार, आप परचेज करिए ही मत। इतने सारे आप परचेज करते बैठोगे तो कहाँ पहुंचोगे। चलो, यहीं पे टेस्ट हो जाएगी, यहीं पे आप कितने पानी में हो ये भी पता चल जाएगा। तो लेट अस बिगिन एंड लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। लेट्स बिगिन द 100 क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। तो ये तो ऐसे हो गया कि जैसे केबीसी हो रहा है ना आप लोगों के लिए, शायद। तो प्लीज डोंट माइंड इट। लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट अप। आई होप आप लोगों को मजा आए। मेरी तो दुआ है कि आप लोग बहुत अच्छा करें। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्टअप। फटाफट से स्टार्टअप करते हैं। मैं आप लोगों को ये जो सॉल्व करके दूंगी, इट विल टेक ओनली 30 मिनट्स, उससे ज्यादा मुझे बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये पेपर अगर हम 30 मिनट्स में सॉल्व करते हैं, तो हम आगे के पेपर्स कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 19, तो ये होल ऑफ इंडिया है ना। 2022 का मैं बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 19 2005 अमेंडमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो 23 जून 2005 में ये अमेंडमेंट आया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 केम इनटू फोर्स ऑन। अब यहाँ पर जो केम इनटू फोर्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2015 में पूछा गया था। तो कब ये, आपको तो बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए ना यार। अगर ये नहीं पता तो बाकी फिर फायदा क्या है अपने को सीआरपीसी पढ़ने का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। अब ये 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कब क्रिमिनल लॉ, तो ये हमारा जो फेब है वो हमारा स्पेशल फेब्रवरी आता है जिसको अपन कहते हैं। तो 2013, 3rd of February। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी हेड बाय। तो जस्टिस वर्मा की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है ना। तो जस्टिस वर्मा जो है, उन्होंने ये अमेंडमेंट 2013 को लेकर लाया था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड द क्रिमिनल प्रोसीजर लास्टली अमेंड कब हुआ था? अगस्त में अमेंड हुआ था, 6 अगस्त, आई एम सॉरी, 6 अगस्त 2018 में। तो बिल्कुल आपका ये क्वेश्चंस जो है आपको बेसिकली, Oh, I'm sorry, 11th of August. I'm sorry again. 11th August. Confusion between 6 and, तो 11th August है। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाज अमेंडेड बाय। तो पार्लियामेंट और एनी अदर स्टेट लेजिस्लेचर सब्जेक्ट टू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉल्स विद द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट है। अगर आपको मालूम होगी क्या लिस्ट है तो ये 100% पता होगा। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डिवाइडेड, देखो मैंने सारे चैप्टराइजेशन सिखाए हैं। तो अगर आपने इसको देखा होगा तो 37 चैप्टर ये आंख बंद करके करोगे। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, द सेपरेशन ऑफ अ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, द रीजंस फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, द स्टेट ऑफ नागालैंड बिटवीन द स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर है ना, ये जो पूछा गया है, तो स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस चुग जो है यहाँ पे, सीधा सीधा बात है, चंग की बात की गई है। अगर सेक्शन नंबर 1 पढ़ा है तो ये आपको अंधाधुंधी में आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द मीनिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, म्युनिसिपल एरियाज ऑफ द शेलोंग, मिजोरम की बात की गई है, आसाम। तो 100% द आंसर टू दिस इज आसाम। सीधी सीधी बात है। जो इसको शेड्यूल में दिया गया है, द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अदर देन दोस रिलेटिंग टू द चैप्टर नंबर 7, 10, 11 thereof shall not apply to which of the following की बात की गई है। तो यहाँ पर है ना, सीधा सीधा बात है, आपको स्टेट ऑफ नागालैंड की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेलेबल। अगर आपने बेलेबल का डेफिनेशन पढ़ा है या कुछ तो पढ़ा है, तो मेंशन एज अ बेलेबल ऑफेंस इन शेड्यूल 1 ऑफ द सीआरपीसी। बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस व्हिच इज शोन अ बेलेबल इन, कौन से शेड्यूल में इस बेलेबल ऑफेंस को
दिया गया है। तो ये है हमारा फर्स्ट शेड्यूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अवेलेबल विद इन द मीनिंग ऑफ क्रिमिनल कोड की अगर अपन बात करते हैं तो सीधा सीधा हिसाब है कि ये ऑफेंस विच इज एनमरेटेड अवेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल, और जैसे भी लॉ बनाया हुआ होगा तो द आंसर टू दिस इज 110%। अगर आपको ये पता होगा तो मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। तो द आंसर इज 1 and 2 ओनली। सिंपल सी बात है। अवेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, आप सारा का सारा पढ़ते जाइएगा। ऐसे नहीं है कि मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ तो बस विच इज शोन इन अवेलेबल फर्स्ट शेड्यूल। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में भी बता दिया। चलिए फर्दर बढ़ते हैं। 18 नॉन अवेलेबल ऑफेंस इंप्लाइज ऑन ऑफेंस आर। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए आप। तो ग्रांट अ बेल ऑफ डिस्क्रिशनरी विद द कोर्ट हैज एन exercised as well as established on the principles of the bail। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन सीआरपीसी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड। देखो अगर आपने 2C को लेकर आपने किधर तो भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, स्टार्टिंग तो डेफिनेशन पढ़ी होगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं, तो देखिए आप कॉग्निजेबल ऑफेंस इसको 2017 और 2010 के इसमें भी इसको पूछा गया है। तो ऑफेंस इन विच द पुलिस ऑफिसर मे बी अरेस्ट विदाउट वारंट। 21 पे आ जाते हैं। सेक्शन 2C ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर को डिफाइन किया गया है। यस, कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वेयर अ पुलिस में अरेस्ट अक्यूज विदाउट अ वारंट। 23 कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है उसको लेकर यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो द करेक्ट आंसर टू दिस इज अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस ऑफिसर, है ना। तो आंसर टू दिस इज ए एंड बी करेक्ट। यस, सी नहीं हो सकता। कैन नॉट ग्रांट बेल, अभी पुलिस क्या ये करेगी क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस पे क्या नहीं लगता, तो सीधी सीधी बात है द पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। 25 with regard to the case involving a commission of incognizable offense, द पुलिस हैव पावर टू। अब पुलिस के पास भैया कौन सा पावर है, जो पुलिस के पास पावर है ना वो तो हमारे पास होता तो काश हम कहां से कहां पहुंच जाते। इन्वेस्टिगेटेड इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट। वैसे हमारा काला कोड है ना वो हमसे डरते भी है, याद रखिएगा ये बात। चलिए, इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस हैज अ पावर टू। पुलिस के पास क्या पावर है, अरेस्ट ओनली विदाउट वारंट and to investigate the court order। चलिए 27 कॉग्निजेबल केसेस पुलिस हैज एन अथॉरिटी टू। अब यहाँ पर कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस को क्या अथॉरिटी है, अरेस्ट भी कर सकता है इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है। तो द आंसर इज बोथ ए एंड बी, राइट। हाँ, ए एंड बी ही राइट आंसर है क्योंकि वो अरेस्ट भी कर सकता है। नन ऑफ दी कैसे हो सकता है इसके अंदर। 28 पे आते हैं। ऑफेंस कमिटेड एन एफरे। अब जब एफरे की बात आई गई है तो ये तो सही सही बात है। कॉग्निजेबल एंड पेलेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल केसेस को डिफाइन कहाँ पे किया गया है, अब यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बताया गया है, हमने कॉग्निजेबल का भी देखा। 30 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अंडर सेक्शन 21 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नॉन कॉग्निजेबल केस ऑफेंस का मतलब होता है इसके अंदर कौन सा ऑफेंस, अ पुलिस ऑफिसर हैज एन अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। चलिए, नॉन कॉग्निजेबल केस अ पुलिस हैज एन अथॉरिटी। अब नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस को कौन सी अथॉरिटी, नाइदर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट नॉन कैन अरेस्ट विदाउट एन वारंट। परमिशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाय। अब यहाँ पे परमिशन की बात की जा रही है तो मैजिस्ट्रेट हैविंग अ जुरिसडिक्शन टू ट्राई अ केस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें से कौन सा, देखो यहाँ पर आप देखेंगे 325 दिया है, 312 दिया है, मिसकैरेज की बात की जा रही है, रैश एंड नेग्लिजेंट की बात की जा रही है। तो कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है भाई, तो सीधी सीधी बात है, ये भी आम बात है ये भी आम बात है। 34 under the code of criminal procedure 1973 the nature of non cognizable is bailable and simple। under the scheme of CRPC non cognizable offense are what, of course private wrong। 36 कंप्लेन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि ये 2020 के प्री के क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो इसको आप
याद रखिए, रिपोर्ट मेड बाय द पुलिस ऑफिसर इन विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब आ जाते हैं 37 क्वेश्चन पे, कंप्लेन। देखो वही क्वेश्चन को रिपीट किया है, ये 2020 का था, ये 2016 में पूछा गया था इस स्टेटमेंट के साथ में, इसीलिए इस प्रश्न को मैंने लिया हुआ है। तो allegation made to the magistrate for taking an action person committed an offense which is not true regard to 2D। कौन सा सही नहीं है विथ रिगार्ड टू 2D? तो यहाँ पे तो इट इंक्लूड्स अ पुलिस रिपोर्ट, है ना, 100%, क्योंकि मैजिस्ट्रेट विद द व्यू टू टेक एन एक्शन ऑफ द कोड, अगर मैं देख रही हूँ एलिगेशन, हाँ ऑफ कोर्स राइट। Which of the following has been specifically excluded with the definition of 2D of CRPC? अब यहाँ पे exclusion की बात की जा रही है, तो आप देख लीजिए, ये exclusion का मतलब ही ये है कि पुलिस रिपोर्ट की बात की जा रही है। 2D को देखिए 40, which of the following statement does not come under the definition of complaint under section 2D of CRPC? इसमें से कौन सा नहीं आता है? तो भैया, a police report made after the investigation discloses the commission of cognizable। कंप्लेन 2D कैसे होगी? रिटन भी होगी, ओरल भी होगी, सिंपल सी बात है। 2D इन द कोड ऑफ क्रिमिनल डिफाइन किया गया है, क्या चार्ज को डिफाइन किया गया है, क्या कॉग्निजेबल को डिफाइन किया गया है, क्या कंप्लेन को डिफाइन किया है? तो 2D कंप्लेन होती है। मैंने ये बात मेरी क्लास में बताई हुई है, ये बिल्कुल जानते होंगे। कंप्लेन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज कंसर्न्ड विद, किससे कंसर्न करेगा? आपसे, मुझसे, या किसी और से? तो ये भी होगा, तो ये भी है, तो ये भी है। cognizable offense, non cognizable offense only, so the answer is both A and B। the most essential ingredients, अभी खाना बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कंप्लेन में कौन सा इंग्रेडिएंट की बात की गई है? तो बिल्कुल मैं बता दूं कि an allegation of an offense with a view to take an action, okay। complaint under the code of criminal procedure 1973 means, 1973 means यहाँ पे देखिए एनी एलिगेशन की बात की जा रही है, एनी एलिगेशन मेड ओरली or writing to a magistrate to take an action against known as unknown person who has committed an offense। A report made by the police officer in case which discloses shall after the investigation of commission of non-cognizable offense shall be deemed to a complaint। ठीक है, चलिए। A report made by the police officer in case which discloses after investigation the commission of non-cognizable offenses। अब non-cognizable offense is क्या है भाई? non-cognizable offense सीधी सीधी बात है, इसको deemed complaint बोला जाता है। Which of the following statement is not as per the CRPC? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो CRPC के अकॉर्डिंग नहीं है? कंप्लेंट इज मेड अगेंस्ट द नोन पर्सन ओनली। देखिए देखिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आर इज, और या ट्रू, या सही है या गलत है? नहीं, वैसे तो प्रश्न ही पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से जो भी ये है वो सही है। तो इंक्वायरी मीन्स अ इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बाय द मजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी इंक्लूड्स, कौन सी इंक्वायरी इंक्लूड करती है? सीआरपीसी को कंडक्ट किया जाने के बाद। तो ये इंक्वायरी जो होती है ये मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात की जा रही है। चलिए, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट रेस्पॉन्स अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब मैं 51 पे आ जाऊं तो सीधा इंक्वायरीज कंडक्टेड आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। 52 इंक्वायरीज कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट विद द व्यू ऑफ। अब इंक्वायरी क्यों कंडक्ट करता है? क्योंकि उसको प्राइमा फेसी केस है क्या नहीं, कन्विक्ट ऑफ अक्यूज, ये तो सब उसको मालूम ही है ना। चलिए, 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एन इंक्वायरी 2G ऑफ सीआरपीसी 1973? इसमें से क्या करेक्ट की बात की जा रही है? तो 53 पे आप आ जाएंगे तो इट इज अदर देन अ ट्रायल, मैजिस्ट्रेट और अ कोर्ट, ओके। विच ऑफ द कंप्लेन इज प्रेजेंटेड टू अ मैजिस्ट्रेट प्रोसीड्स टू एग्जामाइन द कंप्लेनेंट और एंड द विटनेस द मैजिस्ट्रेट। यहाँ पर सीधी बात की जा रही है, सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि ये इज कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, ओके। चलिए, 55 सेक्शन 2H। अगर देखो आपने ना डेफिनेशंस को अच्छी तरह से पढ़ा है ना, तो ये तो आपके लिए मतलब क्लासिकल क्वेश्चन है, और इनमें से तो ये इस क्वेश्चन को पूछा गया है 2019 में, तो इसको ध्यान देना, जो जो मैं कह रही हूँ मेरी आवाज पे चलिए, 100% आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी याद होते जाएंगे, पर याद नहीं करना है, अपने को समझ के चलना है। इन्वेस्टिगेशन अंडर द कोड ऑफ सीआरपीसी 1973, द कोड इज कंडक्टेड बाय, तो कौन कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन? क्या पुलिस ओनली? क्या बोथ पुलिस ओनली एंड कोर्ट की बात की जा रही है, कि या फिर द कोर्ट ओनली की बात की जा रही है?
तो डेफिनेटली तो मैंने इसीलिए स्ट्रेसिंगली बोला है, तो ऑफ कोर्स द पुलिस पुलिस और डिस्क्रिशन सेशन और हाई कोर्ट की कहां पे बात की जा रही है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इनकी इन्वेस्टिगेशन का? इनका मेन ऑब्जेक्ट है टू कलेक्ट एन एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। 58 in respect to the investigation provided under section 2H of the code of criminal procedure, which of the following is incorrect? Investigation can be conducted by the magistrate himself. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से आप विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज करेक्ट। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पे ना आप अकड़ बकड़ बम्बे बो मत करना, सीधा सीधा देख के जाओ। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो देखा जाए तो इसमें इन्वेस्टिगेशन ये भी है, ऑब्जेक्ट ऑफ द पुलिस ये भी है, जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? 1, 2 एंड 4, है ना? करेक्ट तो यही है। तो आंसर इज बी, इट्स अ करेक्ट आंसर। चलिए 60, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्टली मैच। यहाँ पे करेक्टली मैच की क्या, देखो यहाँ पे इनकरेक्ट होता तो आप क्या करते हैं, और करेक्टली मैच है तो आप क्या करने वाले हो? तो देख लीजिए 3 एंड 4 इज द राइट आंसर, तो आंसर होगा सी। ओके, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन सीआरपीसी डिफाइंस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये तो जैसे माँ की आ गए, है ना? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स तो टू आई। ओके, चलिए 62, एनी प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग विच द एविडेंस इज टेकन ऑन ओथ इज कॉल्ड एज, कौन सा? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग्स नोन एज, कौन सी प्रोसीडिंग्स इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहा जाता है? तो इंक्वायरी एंड ट्रायल। 64 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। देखो मैं आपको स्ट्रेसिंगली इसलिए पढ़ के बता रही हूँ कि आपको समझ आएगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन कैसे पढ़ रही हूँ। हियरिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, ये तो मतलब बेसिक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जुडिशियल, 202, 200 और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पर है। अगर आपने एविडेंस एक्ट भी इसके साथ में पढ़ा है तो डेफिनेटली इसको आंसर आपको मतलब ऐसे आपको ऐसे जंप करके ये आंसर आएगा कि मैम ये नहीं ये है। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन हैज बीन डिफाइंड एज ऑफेंस की बात की गई है यहाँ पर। देखो वहां पर अगर आपने डेफिनेशन को पढ़ा है ना तो डेफिनेटली आपको पता होगा ऑफेंस को 2N में ना आप 2O कर देते हैं यहाँ पे, समझो जो भी है मतलब। तो ऑफेंस को कहाँ पे डिफाइन किया गया है? 2N में। 67 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो कि इंक्वायरी सेक्शन 2G जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बात की जा रही है, पुलिस स्टेशन की बात की जा रही है, तो यार पुलिस स्टेशन 2K किस में आता है मुझे भी बताइए। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखो यहाँ पे फिर से पूछा गया है नॉट करेक्टली मैच, तो आपके हिसाब से क्या मैं, अरे पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू यू, सॉरी मेरे को नहीं बताना चाहिए। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर समन्स केस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस पनिशेबल विद। अब देखो यहाँ से अपना समन्स केस की जो स्टार्ट होती है, तो मैंने इसलिए कहा चैप्टराइजेशन के थ्रू लिया है, तो बिल्कुल आप लोगों को समझ भी आएगा। इम्प्रिजनमेंट विच एक्सटेंड टू 2 years। समन्स केस का मतलब क्या होता है भैया? समन्स केस रिलेट करता है टू ऑफेंस जो कि वारंट केस नहीं होता। 71 पे आ जाते हैं, समन्स केस का अ केस विच इज नॉट अ वारंट केस। अ समन्स केस एंड इंक्वायरीज ऑफ मेमोरेंडम इज ओनली। अब देखो यहां पर है ना रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस की बात कर रहा है, ठीक है? चलिए, a case relating to an offense punishable with death, imprisonment for life, for a term exceeding year is known as, इसको कौन सा ऑफेंस कहा जाता है? तो ये तो वारंट केस है। 74, एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years रिलेट किससे करता है? ये रिलेट करता है वारंट केस से। वारंट केस का मतलब क्या होता है? इसको प्री में 2022 का क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको। तो वारंट केस जो है अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। चलिए, वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म। देखो आपकी रिविजन प्लस मजा आ रहा है ना? मुझे तो बहुत आ रहा है, पता नहीं आपकी क्या बात है। चलिए, एक्सीडिंग 2 years। वारंट केस को अगर आप देखते हो तो रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, फॉर अ टर्म 2 years की बात कर रहा है। 78 क्वेश्चन पे आते हैं, वारंट केस इज डिफाइंड अंडर 2X ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर इन अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद 3 years with a death imprisonment for a life
फॉर अ टर्म एक्सीडिंग, तो 3 साल, 2 साल, है ना, तो 2 साल ही होंगे ना, 1 ईयर 5 ईयर कैसे होगा इसमें, क्योंकि ये वारंट केस की बात की जा रही है। तो 2 साल के बाद, है ना। चलिए 79th क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द केस इज अ वारंट चाइल्ड, तो ओनली दोज ऑफेंस इंक्लूडेड punishable with death, है ना, in prison for like exceeding 2 years. Warrant case does not include a case relating to the office. अभी वारंट केस की बात कौन सी नहीं कर रहा है, तो ये डज नॉट इंक्लूड की बात कर रहा है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ समन्स केस एंड वारंट केस, इसका आप डिफरेंशिएट बिटवीन भी पूछा जाता है, इसी में आपको करेक्ट और रॉन्ग इसको देकर आपको पूछेंगे। वो 2019 में ऐसे पूछा गया था, तो मैं बता रही हूँ। चलिए, तो आंसर शुड बी ये, हेल्प इन डिटरमाइनिंग द ट्रायल प्रोसीजर, ये होगा क्या, हेल्प्स टू डिसाइड द क्वेश्चन और हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग, तो ये भी है, तो आंसर शुड बी ए एंड बी करेक्टली, यस। पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है भैया, पुलिस रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 2U ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर मींस एंड इंक्लूड की अगर मैं बात कह रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि ये भी है अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24, यस। एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यस। तो द आंसर शुड बी बोथ ए एंड बी, ठीक है, द आंसर शुड बी बोथ ए एंड बी। साला 84, 84 क्या बोलता है, विक्टिम इज डिफाइंड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब विक्टिम को अगर आपने पढ़ा है डेफिनेशन, तो आपने पढ़ा ही होगा, यहाँ पे एक्चुअली ना सेक्शन नंबर 2 होना चाहिए, सॉरी मिसप्रिंट हो गया है मेरे से, शुड बी सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2। द आंसर इज WA। इसको एक अमेंडमेंट से भी आगे देखेंगे हम लोग, एक्चुअली आपको बताना चाहिए मुझे, अगर बता है तो बताइए। विक्टिम मीन्स एंड इंक्लूड्स की अगर बात कर रहे हैं, तो अ पर्सन हैज सफर्ड अ लॉस, है ना, इज गार्डियन लीगल ईयर। तो यार ये विक्टिम तो पूरा पूरा क्या डेफिनेशन छाप के रखा है क्या हमारे लिए, द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द विक्टिम अंडर 2WA क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो यहां पर डज नॉट इंक्लूड द गार्डियन बट द लीगल ईयर, यस, है ना, परफेक्ट सी बात है। Suffers a loss which is a correct in respect of the term, which is saying correct, okay। डेफिनेशन ऑफ विक्टिम को कब आपने पढ़ा है, अगर आपने डेफिनेशन ऑफ विक्टिम जो इनकॉर्पोरेट की गई है, तो वो 2008 में की गई है। एज पर द कोड ऑफ CRPC 2008 में जो अमेंडमेंट हुई है, उसको WA को इंसर्ट किया गया है, डिफाइन किया गया है विक्टिम लॉस और इंजरी, जिसको रीजन दिया गया है ओमिशन, और इसके चार्जेस जो इंक्लूड करते हैं, तो विक्टिम ऑफ अ गार्डियन ओनली, और विक्टिम, एक मिनट, 2008 में, यस परफेक्ट है। तो विक्टिम ऑफ गार्डियन और लीगल ईयर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो विक्टिम्स गार्डियन एंड लीगल ईयर, परफेक्ट। As per the code of CRPC Amendment Act 2008, a new definition that has been inserted टू WA, तो इसको इंसर्ट जब किया गया है, तो कब किया गया है, तो ऑफ कोर्स हमने इसको आगे भी देखा, विक्टिम की बात की रहे। द डेफिनेशन ऑफ विक्टिम हैज बीन इंसर्टेड, कौन से ईयर में इसको इंसर्ट कर दिया गया था, तो 2009 में डेफिनेशन को इंसर्ट किया था या 2008 में किया था, बताइएगा मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे कौन सा करेक्टली नॉट मैच्ड है, तो सेक्शन 2W हमने अभी तो देखा। Which section of CRPC provides that an offence under IPC shall be investigated, inquired, and according to the provision of CRPC? 3 दिया है, 4, 5 दिया है, 6 दिया है, तो सेक्शन नंबर 4 is the right answer. Yes. Which of the following is not matched correctly? देखो यहाँ पे सिमिलरली वही क्वेश्चन दिया है, पर देखिए आप कि नॉट मैच करेक्टली इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसको आप कौन से इसमें पढ़ते हैं बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, the word expression used but defined by the code of criminal procedure shall have the meaning assigned to them। यहाँ पे IPC दिया गया है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लिमिटेशन एक्ट भी नहीं है, ठीक है, तो आंसर इज IPC।
सेक्शन 6 ऑफ द सीआरपीसी, इसके बारे में अगर पढ़ा है तो 100% पता होगा कि यहीं से तो अपनी जर्नी स्टार्ट होती है। द रूल्स फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स confirmed in the Army Act 1950 permit the court martial of an army personnel for an offense committed against a civilian while on the leave or absence from the unit in civilian area. If such army personnel arrested and brought before a metropolitan magistrate, his prosecution is sought by the state on the basis of charge sheet filed by the state commanding officer, the unit to accuse belongs, whose application is seeking transfer द केस ऑफ अक्यूज ऑफ ट्रायल ऑफ द कोर्ट मार्शल। देखो अब 96 को क्वेश्चन को ना 100% पढ़ना, हाँ, बिना पढ़ने के आंसर मत करना। इट इज लॉफुल फॉर द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू डिलीवर द कस्टडी टू एन इंडिविजुअल कमांडिंग ऑफिसर कोर्ट मार्शल। अभी देखो ये तो यहाँ पे इट्स लॉफुल जो दिया गया है, डिलीवर द कस्टडी ऑफ इंडिविजुअल टू द कमांडिंग ऑफिसर, बट डिक्लाइन की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर देखो कोर्ट मार्शल डिक्लाइन टू डिलीवर द कस्टडी ऑफ इंडिविजुअल की बात की गई है, तो नन ऑफ द अदर, तो आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिमिनल कोड। यहाँ पर नॉट अ क्रिमिनल कोड जो है वो कौन सा नहीं है यार, तो टू तो नहीं है क्रिमिनल कोड, और आई थिंक थ्री भी पंचायत, इसका क्या लेना देना है, तो आंसर शुड बी टू थ्री एंड बोथ। ऑफ कोर्स ये राइट है। चलिए 98 सीधी सा हिसाब है। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, कितने क्लासेस होते हैं, तो 4 क्लासेस। परफेक्ट। Except High Court, the court established under any law, how many type of courts have been under CRPC? तो यहाँ पे शायद मेरे से मिस्टेक हो गई, ये 2 होना चाहिए, ये B होना चाहिए, ये C होना चाहिए, और ये D होना चाहिए, जो आंसर है 4। 100 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स अ हाई कोर्ट कुड बी अ हाई कोर्ट कुड बी अ क्रिमिनल कोड। तो सेक्शन 6 में अगर आपने क्लासेस पढ़ा है तो 100% आपको पता होगा। चलिए आज मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए आपके सामने। 200 क्वेश्चंस कल मैं आपके सामने, मोस्ट प्रोबेबली मेरा टाइम होगा 6:30 से, आप 200 क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करेंगे लाइव। और इसके साथ में मैं नेक्स्ट एविडेंस सॉल्व करूंगी। आफ्टर एविडेंस मैं सॉल्व करूंगी आईपीसी और सीपीसी। तो मेरे पास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन है। कल मेरा सीआरपीसी हो जाएगा, एविडेंस मैं परसों ले लूंगी, और आईपीसी और सीपीसी बचेगा। तो आप ज्वाइन कीजिए लाइव, और ऐसे ही मेरे साथ क्वेश्चंस करते रहोगे ना, तो आपको अपना टाइम अकेले वेस्ट करने की जरूरत है। जब मैं यहाँ हूं तो आप अकेले क्यों पढ़ेंगे, है ना। चलिए बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस अस ऑल। आई होप आप लोगों को मजा आया। चलिए।